संरक्षक के रूप में वन्य जीवों को देखा जाता है। जहाँ भी वन्य जीव संरक्षित है ऐसा माना जाता है और विज्ञान में भी जो छट कर के बातें आई हैं वहाँ पर्यावरण को मजबूत रूप देखने को मिलता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं वह वन्य जीव के संरक्षण, किस प्रकार आम आदमी वन्य जीव को देखे, उनका नज़रिया कैसा होना चाहिए और वन्य जीव को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ऐसे तमाम विषय पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे चर्चा में शामिल हो रहे हैं एसआर नटेश जी। नटेश जी मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव झारखंड हैं। नटेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सबको जोहार। झारखंड के जो दूरदर्शन के दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से झारखंड वन विभाग की तरफ से जोहार एवं विश्व वन्यजीवी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। नटेश जी, जब हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं वन्य जीव पर तो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वन्य जीवों के प्रति जो आम लोगों की धारणा है वो ये है कि वो मेरा दुश्मन है। तो इस धारणा में आए दिन अभी के दिनों में कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जैसा आपने सही बात रखी कि अधिकतर लोगों में ये मान्यता है कि वन्यजीव है तो जंगल में होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जंगल से थोड़ा बाहर आते हैं तो उनके जो पब्लिक की प्रॉपर्टी को जब नुकसान पहुंचती है तभी इस तरह का जो मानसिकता आती है। अदरवाइज़ जो जंगल में जब वन्य प्राणी रहते हैं उनको देखने के लिए भी और उनसे आनंद लेने के लिए भी सबके लिए इच्छा होती है। उसका सबका इच्छा होती है कि वहाँ जाए, वन्य प्राणी को देखे, उसका जो लुत्फ़ उठाए। ये सब समस्या तब आती है जब वन्य प्राणी जंगल से बाहर आते हैं या उस समय पब्लिक के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, तभी इस तरह का जो बातें उठती है। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि वन्य प्राणी जो है अपने आवास स्थान पर ही सीमित रहेंगे और जहाँ तक बात है कि संघर्ष की तभी हो सकता है जब हम लोगों ने उनके जो कॉरिडोर पे थोड़ा कब्जा कर लिया या तो उसमें कॉरिडोर में कोई बदलाव हो गई है या उनके जो आवास स्थान का थोड़ा सा घट जाती है, कहीं इंक्रोचमेंट हो जाती है, उसी अवस्था में थोड़ा समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, अभी हमारा जो झारखंड है तो उसमें वन्य जीव संरक्षण के लिए या उनके संवर्धन के लिए कुछ योजनाएं चल रही है? जी हाँ, जैसा आपने जानते हैं कि वन्यजीव एक विशेष सब्जेक्ट है जी, और उसके लिए वन विभाग के जो एक अलग अलग योजनाएं बने हुए हैं। खासकर हमारे सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क जो बने हुए हैं इसके लिए झारखंड में जैसे आप जानते हैं कि लगभग 11 हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो वन्य प्राणी आश्रयणी और एक नेशनल पार्क जो साथ में पीटीआर पलामू टाइगर रिजर्व भी उसमें शामिल है, उसी में से जी। इन्हीं वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में विशेष योजनाएं चला जाता है। जैसा बाघ के लिए अलग संरक्षण योजना बनाई गई है और हाथी के लिए हाथी परियोजना बनाई गई है, मगरमच्छ के लिए अलग योजना बनाया हुआ है। इसी तरह जो जनरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो काम होते हैं उसके लिए भी अलग योजनाएं बनाया जाता है। उनका आवास स्थान में जो वृद्धि करने के लिए, उनके लिए बेहतर बनाने के लिए योजनाएं हैं। खासकर पानी का आवश्यकता, उनके लिए घास की उपलब्धि कराने के लिए और उनका जो प्रोटेक्शन के लिए, उनका संरक्षण के लिए भी जितने भी काम करना चाहिए उसके लिए सारे योजना वन विभाग के द्वारा लागू किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम लोगों को बताना चाहिए कि अगर हम हार्म पहुंचाते हैं वन्य जीव को तो क्या हो सकता है, कौन कौन से धारा लगते हैं और किस किस प्रकार के केस होते हैं, तो ये भी हमको बताना चाहिए। जी हाँ, एक बार ये आपने कहा कि आप जैसे जानते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे नियम कानून एक संविधान बना हुआ है। इसी संविधान के तहत 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दी गई है, जहाँ पे हमारे जितने भी जो वन्य प्राणी हैं उनको संरक्षित में कैटेगरी में रखा गया है। उसका अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 से लेकर शेड्यूल 4 तक का जो कैटेगरी 4 शेड्यूल में कैटेगरी बनाया गया है।
वर्तमान में 2022 में इसका संशोधन अधिनियम भी लागू कर दिया गया, जिसके तहत हम लोगों ने भारत सरकार का जो अधिनियम है ये उसमें कैटेगरी में कुछ बदलाव भी कर दी गई है। जो शेड्यूल 1 के जो स्पीसीज होते हैं वो अति संरक्षित हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाला कैटेगरी में रखा गया है। शेड्यूल 1 स्पीसीज जैसे कि बाघ हो गया, हाथी हो गया, इवन फॉर दैट मेनी इंसेक्ट्स, उस बटरफ्लाइज भी उसमें है, कई पेड़ उसके अंदर रखा गया है। अच्छा, वृक्षों को भी उसमें शामिल किया गया है। जरूर जरूर। हमने वन्य प्राणी का जो परिभाषा हम बात करते हैं तो खाली ये नहीं है कि हम सिर्फ जीव की बात प्राणियों का बात कर रहे हैं, इसमें पेड़ को भी वन्य प्राणी माना जाता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लीगल भाषा में उसको वन्य प्राणी में रखा गया है, उनका भी संरक्षण इसी एक्ट के तहत किया जाता है। उसका वायलेशन, उल्लंघन जब हो जाती है, इसी एक्ट के अलग अलग नियम हैं। हंटिंग के लिए नियम होता, सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई की जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन 51 में तहत की जाती है। अलग अलग धारा है, 62 लगभग धारा है, 62 धारा है, उसके अंदर कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ये जो अपना झारखंड है तो उसमें जैसे पक्षियों के बारे, जैसे आपने बटरफ्लाई के बारे में बताया, तो उसी प्रकार कुछ पक्षियों के बारे में भी अपना है, कुछ दृष्टिकोण है या उसके लिए संरक्षण के लिए भी कुछ किया जा रहा है? जी हाँ, हमारा झारखंड में ऑलरेडी एक पक्षियों के लिए विशेषकर उदवा बर्ड सेंचुरी है, जो साहिबगंज जिला में हमारा अवस्थित है ये। इसके अतिरिक्त जो झारखंड के अनेक जगह है, जैसा है कि वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे वाटर बर्ड्स की संख्या काफ़ी मात्रा में है। वल्चर भी है, वल्चर का भी संरक्षण के लिए काम करते हैं। जो उदवा सेंचुरी के अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, लोकल बर्ड्स भी आते हैं। इसका सारे जो इंतज़ाम वहाँ पे किया गया है उनका संरक्षण के लिए। जो बर्ड्स है पूरे झारखंड में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि एक सीमित क्षेत्र में मिलेगा। झारखंड क्या, उसका तो कोई बाउंड्री नहीं होती है उससे। तो माइग्रेशन करके कई सेवेरियन बर्ड्स भी यहाँ आते हैं, कई देश के अलग अलग भागों से आते हैं बर्ड्स यहाँ पे, जो विंटर बर्ड्स होते हैं। अभी उनका यहाँ ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं, ब्रीडिंग करने के बाद वापस लौट भी जाते हैं। इसका वेटलैंड्स की जो कहते हैं भाषा, जो है वेटलैंड्स झारखंड में काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन उसका हम लोगों को अभी संरक्षण के लिए थोड़ा योजना बनाना अनिवार्य है। अभी कार्य चल रहा है, प्रोसेस में अभी बना रहे हैं हम लोग। इसी बीच में मैं एक खुश खबर यही है कि हम लोगों ने झारखंड के उदवा बर्ड सेंचुरी को एक रामसर साइट के तौर पर इस बार भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है। एक गौरव है झारखंड के लिए भी। एक उदवा बर्ड सेंचुरी का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका। तो ये रामसर साइट का थोड़ा और विस्तार से बताते दर्शकों। रामसर साइट वेटलैंड कैटेगरी जितने भी होते हैं, जो वेटलैंड्स कहा जाता है, वेटलैंड्स के बारे में मैं एक बताऊंगा। इसका जो बड़ा संरक्षण करना जरूरी है, इसलिए कि वेटलैंड्स ही है जो हमारा जो नदी नाला सूखने से बचाते हैं। अगर आज के डेट में नदियाँ जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? हमारा वेटलैंड प्रदेश पहले हुआ करता था, उसका जो मात्रा घटते जा रहा है। अगर हम लोग वेटलैंड्स कंजर्व कर दें, हमारा नदी का जो लाइफ है उसका बढ़ जाएगी, उसका जो है, क्योंकि वो पूरा उसका शॉक ऑब्जर्वर है। हमारा जो पानी का शॉक ऑब्जर्वर वेटलैंड्स होते हैं। वो खाली बर्ड्स का संरक्षण के लिए नहीं होते हैं, वो हमारा जो पानी संरक्षण करना है, हमारा पूरे जो धरती को संरक्षण करना है, हमारी जो जीवन का चक्र है उस सबको वो रिचार्ज करते हैं। जैसा आप कलकत्ता में जाएंगे, देखेंगे आप पूरा साल्ट लेक सिटी जो है आपको भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो पूरा क्षेत्र को वेटलैंड में घोषित किया गया है। तो उसको कंजर्वेशन किया जाता है, तो वहाँ पे साल्ट लेक में हमेशा आपको पानी मिलेगा। इसी तरह वेटलैंड्स जहाँ भी रहेगा तो वो क्या है कि आपको पानी को एक शॉक की तरह ऑब्जर्व कर रखेंगे, उसको धीरे धीरे आपको छोड़ेगा, तो आपका फ्लड्स कम हो जाएंगे, आपके सूखा खत्म हो जाएगी। इसी तरह का काफ़ी उसका फ़ायदे है। साथ में हमारा जो जितने भी जो प्रकृति के जो ये होते हैं एक्सट्रीम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि तूफान आ जाता है, बाढ़ है, सुखाड़ है, तूफान भी आ जाता है, चक्रवात है, उस सब के लिए हमारा जो इस तरह का जो लैंड्स होना आवश्यक है, इसको कंजर्वेशन करने के लिए ही रामसर कन्वेंशन हुई थी। उसी के तौर पर उसी समय देश के अलग अलग, नॉट ओनली देश के अंदर छोड़िए, बाहर भी, इंटरनेशनली भी, दुनिया भर में सब जगह में इसको आइडेंटिफाई करने का काम हुआ है। उसको आइडेंटिफाई करके उसको
संरक्षण करने के लिए काम चल रहा है। तो ये अपना जो ये उधवा वाला जो है वो रामसर साइट के रूप में अब डेवलप हो गया है। जी जी, अभी उसको आइडेंटिफाई होने के बाद उसको हम लोगों ने विशेष कर योजना बनाएंगे। उसके लिए अभी इंटरनेशनल फंड हम लोगों को लाने में आसानी रहेगी। हम लोग कोई भी संस्था को, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भी या राष्ट्रीय अच्छा, दुनिया से वो उसके संरक्षण के लिए दुनिया भर से पैसे भी आते हैं, फाइनेंशियल एड लाने में हमको सहयोग करेगा ये वाला जो है। अच्छा, और क्या क्या हमारे यहाँ हो रहा है? जैसे हाथी है, बाघ है, चीता है, तो ऐसा क्या क्या और हो रहा है? आम भाषा में चीता में बेसिकली आपने चीता का, चीता झारखंड में नहीं है एक्चुअली। चीता भारत में लुप्त हो चुका था, विलुप्त हो चुका था, तो विलुप्त हो गया। इसको अभी रीइंट्रोडक्शन कार्यक्रम, आपको जैसा पता होगा मध्य प्रदेश के जो है हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक कीना जगह में हम लोगों ने अभी जो प्रधानमंत्री कीनो नेशनल पार्क, कीनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हम लोगों ने इसको रीइंट्रोड्यूस करने का कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले 2 साल से चल रही है। चीता अलग है, लेकिन झारखंड में हम लोग पाते हैं वो है लेपर्ड, तेंदुआ अलग, उसका सेम प्रजाति है लेकिन अलग है। तेंदुआ और बाघ दोनों का संरक्षण हमारा जो है पीटीआर में अच्छी तरह हो रही है। पीटीआर में लगभग 50 से ज़्यादा हमारा तेंदुए है। अभी रिकॉर्डेड लास्ट ईयर के हिसाब से 51 तेंदुए पाए गए थे। उसका संख्या बढ़ते जा रहा है। साथ में बाघ का भी संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चल रहा है। तो अब देखते होंगे आज के डेट में बाघ का दिखने लगा है जो पीटीआर के अंदर भी, हमारा पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर भी बाघ अभी दिखने लगे हैं। कम से कम अभी आज के डेट में 6 बाघ हम लोगों ने आइडेंटिफाई हो गया है, लगातार पाए जाते हैं। एक काल में सारे जो टाइगर्स की संख्या 0 या 1 इस तरह का ही हो गया था, तो वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने खासकर वहाँ पे अनेक फैसिलिटी डेवलप की है। सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स बना रहे हैं, जो उसके लिए जो चाहिए सांबार, जो हर्बीवोर्स जैसे कि सांबार है, डियर है, जो गार है, इनका जो है आर्टिफिशियली उसको जो है जू से ले जा करके उनको एक जगह में रख करके उसको नेचुरलाइज किया जा रहा है। नेचुरलाइज करना मतलब कि वो जू वाला जो है जंगल में छोड़ने से मर जाएंगे, उसको धीरे करके उसको एक्लामेटाइज करना चाहते हैं ताकि वो जंगली बन जाए, वो अपने आप जंगल में रहने का सीख जाएगा। तो उसका संख्या वृद्धि करने के लिए भी, उनका हर्बीवोर का संख्या वृद्धि करने के लिए भी वहीं पे उसी सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स में हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। पूरा करीब 10 उस तरह का जो फैसिलिटी पीटीआर में बने हुए हैं। और वो अभी उस सारे जो फैसिलिटी के अंदर जो सांबार का भी और हिरण का भी, इन दोनों का संतान जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कई एक क्षेत्र में हमारा संख्या ज़्यादा है, जैसा कि पीटीआर के अंदर ही बेतला क्षेत्र में हमारा जो है ना, वहाँ हिरण अधिक संख्या में है। बाकी पीटीआर के अन्य क्षेत्र में उतने पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलता है। इसमें हम लोग नया एक टेक्नोलॉजी है जो उसको कहते हैं कि बोमा टेक्निक जी। तो बोमा टेक्निक के माध्यम से वो इन क्षेत्र जहाँ से हिरण अधिक संख्या में है उसको ले जा करके कैप्चर करके उसको दूसरा क्षेत्र जहाँ पे अभी हिरण कम संख्या में है उस क्षेत्र में हम लोग ले जा रहे हैं, वहाँ पे उसको छोड़ दे रहे हैं ताकि वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाए। तो टोटल से बाघों को संरक्षण मिलेगा। जी, बाघों को हर जगह खाना मिलना चाहिए, अदरवाइज एक ही क्षेत्र में सीमित रहेगा उसका। बाघ टेरिटोरियल एनिमल है। आप जैसे जानते हैं कि एक क्षेत्र में 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर या 15 स्क्वायर किलोमीटर में एक बाघ अपना क्षेत्र बना के वहीं रहता है। अगर आपके सारे जानवर एक ही क्षेत्र में रहेगा तो एक ही बाघ या 2 बाघ रह सकता है। अगर हम इसी का जो हिरण और सांभर की पॉपुलेशन पूरे हमारे जो नेशनल पार्क के अंदर हम लोगों ने बढ़ा दे, तब हम लोगों को पूरे क्षेत्र में बाघ को देखने को मिलेगा, उनके बाघ की संख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से। तो इसी के लिए हम लोगों ने कार्य कर रहे हैं। इस तरह का वहाँ पे हो रहा है। अच्छा, हाथी पर भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में हाथी एक काफ़ी महत्वपूर्ण जी हाँ, हाथी परियोजना के तहत हमारा सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, आप जैसे जानते हैं कि देश में करीब 50 अभी 28 जो है हमारा एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। उनमें से एक झारखंड में है जो सबसे पहला बना हुआ था। ये
पूरा देश में सबसे पहला हाथी का संरक्षण प्रदेश एलिफेंट रिजर्व ये बनाया गया था। इसके क्षेत्र में भी और इसके बाहर में भी, क्योंकि हमारा राज्य में 24 में से लगभग 22 जिलों में हाथी का मूवमेंट होता है। उनमें से अधिक से अधिक कम से कम 18 जिलों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है और हर क्षेत्र में आती है, तो हर जगह में उनको काम करना पड़ता है। उसके संरक्षण के लिए उनका जो बांस का प्लांटेशन किया जा रहा है, तालाब बनाया जा रहा है, चेक डैम्स बनाया जा रहा है, ग्रासलैंड विकास किया जा रहा है और इस तरह का जो साल्ट की आवश्यकता होती है, साल्ट लीक बनाया जाता है और अनेक इस तरह का जो डेवलपमेंट हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के काम करते रहते हैं। साथ ही साथ जो एलिफेंट जब मूव करता है तो कॉरिडोर एक होती है, कॉरिडोर उसका लंबा चौड़ा मूवमेंट होती है। एक जगह से दूसरी जगह एक एलिफेंट का हर्ड 300-200 किलोमीटर तक चल सकता है, तो उतना मूवमेंट करता है। तो कई जगह में हमारा कॉरिडोर टूटा हुआ है। इसको कॉरिडोर चिन्हित करने का काम किया हम लोगों ने। पिछले बार जो है पूरा स्टेट में 17 हम लोगों ने चिन्हित करके कॉरिडोर्स को उसको भारत सरकार द्वारा उसका लिस्ट भी पब्लिश किया गया, नोटिफिकेशन, तो एक तरह से नोटिफिकेशन माना जाएगा इसको। और इसके अलावा भी हम लोगों ने और 50 अधिक कॉरिडोर्स को चिन्हित कर रखे हैं, जिसको हम लोगों ने सत्यापन करेंगे और उसको भी नोटिफाई करने का काम करेंगे, ताकि हम भविष्य में अभी आने वाले दिनों में उसका जो विकास करने के लिए कॉरिडोर का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। जब तक हम लोग कॉरिडोर को सुदृढ़ नहीं करेंगे, जैसा उसमें प्लांटेशन होगा, उनके लिए कोई भी हिंडरेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर उस बीच में कोई हिंडरेंस होगा, जैसा वहाँ पर कोई उनको घर मिल जाएगा, कोई ये मिल जाएगा, तो वो संघर्ष का एक वो समस्या ट्रबल पैदा होता है, समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए उस कॉरिडोर का विकास करने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी योजना लिए हुए है। अच्छा, इसके कारण जैसे आपने बताया कि हम कॉरिडोर चिन्हित किए हैं, विकसित कर रहे हैं, और इसके कारण कुछ हाथी में विकास हुआ है, कुछ बढ़े हैं हमारे यहाँ हाथी संख्या में कुछ वृद्धि हुई है? जी, अभी एलिफेंट का जो संख्या झारखंड में लगभग एक ज़माने से पिछले 20 साल से लगभग एक लेवल पे है। अब 680 हाथी हमारे पिछले 10 साल से भी पहले देखा गया था, अभी भी उतने लगभग देखा जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ मरते भी हैं, कुछ नए भी पैदा होते हैं। ये इसके चलते संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है, घटा भी नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। पिछले सेंसस के हिसाब से हमारा 680 हाथी थे, जो 17 में किया गया था। 2022 में गणना करना था, कुछ कारण से नहीं हो पाया। हो सकता है इस साल हम लोग को दोबारा करना पड़े। सो करने के बाद हम लोग एक फिगर हमको आएंगे, पता चलेगा कि हमारा संख्या में क्या बदलाव आया है। लेकिन जो सबसे जो समस्या है कि संघर्ष, हाथी का जो संघर्ष कितना कम हो, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक जो पक्ष है, जैसे हमारा दृष्टिकोण, जो आम लोगों का दृष्टिकोण होता है उस पर फिर हमने कहा कि हाँ, कुछ लोग देखना भी चाहते हैं, लुत्फ़ भी उठाना चाहते हैं, तो क्या ये किसी न किसी रूप में हमारे टूरिज़्म से या इको टूरिज़्म के साथ ये जुड़ रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, संरक्षण को हम लोग तब तक अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक पब्लिक इसके साथ जुड़ जाए। जी बिल्कुल। तो पब्लिक मतलब जनता और सभी का सहभागिता होने से ही संरक्षण हम अच्छी तरह कर पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से झारखंड में हम लोगों ने इको टूरिज़्म पॉलिसी भी हमने लेके आया हुआ है। 2016 में इको टूरिज़्म अथॉरिटी एक गठन किया गया, अभी हाल ही में उसका गठन हुआ है, झारखंड इको टूरिज़्म अथॉरिटी जी। इसका जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 25-26 में आगे से इसका जो प्रोग्राम्स ज़्यादा कार्यक्रम लिए जाएंगे इसके तहत जी। झारखंड तो अब जैसे जानते हैं कि इको टूरिज्म की संभावना बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा संभावना है। हम लोगों ने उस संभावना जितनी है उसको पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा है या यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अभी ये जो अथॉरिटी का गठन होने हुआ है, साथ ही साथ टूरिज्म विभाग के भी अब उसमें काफ़ी प्रयास कर रहा है झारखंड में टूरिज्म विकास हो, ताकि यहाँ का लोगों को एक रोज़गार भी मिले,
यहाँ जो झारखंड का जो संरक्षण भी हो जाए, जंगलों का वनों और वन्य प्राणी संरक्षण भी हो जाए। दूसरी बात यह है कि वन से अगर लोगों को फायदा दिखने लगेगा, जीव से फायदा दिखने लगेगा, जरूर, तो लोग उसके संरक्षण के लिए आगे आवेंगे। जरूर जरूर, रोजगार भी इसमें इसी में उनका जो, जब तक उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा, स्पेशली हम लोगों ने जो बात कर रहे हैं इको टूरिज्म जो बढ़ेगा, तो उसमें हम लोग अधिक से अधिक लोगों को, स्थानीय लोगों को खासकर उनको टूरिज्म सेक्टर में हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो उस दिशा में हम लोग चल चुके हैं। जरूर चल चुके हैं। इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्स सभी बन चुके हैं, मसांजूर में हो या दलमा में हो या आप पिठियार पलामू टाइगर रिजर्व में चल जाएंगे, हजारीबाग में जाएंगे या अपना कोडरमा के आसपास जंगल है वहाँ पे जाएंगे। तो इस सारे क्षेत्र में हम लोग दुमका, इस सारे क्षेत्र में हमने जो है इको टूरिज्म के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बना रखे, तैयार कर रखे हुए हैं। कॉटेजेस बन गए हैं रहने के लिए और अच्छे अच्छे पार्क्स डेवलप कर दिए गए हैं। अब की बार हम लोगों ने नया 2 जू बनाने का प्रस्ताव भी हमने सरकार से अनुमोदन एक अप्रूव करवा लिया हो चुका है। अभी भारत सरकार के पास अगर हम लोग स्वीकृति लेकर के राज्य में नया 2 जू बनाने का भी हम लोगों ने तैयारी। तो वो कहाँ बनाएंगे वो 2 जू? एक गिरिडीह के क्षेत्र में हम लोगों, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में वर्तमान में सिर्फ रांची में एक जू है और एक टाटा जू है जो जमशेदपुर में प्राइवेट जू है जी। सरकारी जू आज का दिन में सिर्फ रांची में उपलब्ध है, वर्मा जी में। जो दुमका के लोग हैं या उस इलाके के लोग हैं उनके लिए जू देखना हो तो सीधा रांची आना पड़ता है। इसको सुविधा करने के लिए गिरिडीह जो देवघर के जो पॉपुलेशन है, दुमका के जो जनता है, उनके सुविधा के लिए गिरिडीह मोटा मोटी संथाल परगना को हम टारगेट कर रहे हैं। वहाँ एक का जू प्रस्ताव हम लोगों ने ले लिया है। दूसरी जो योजना है जू की, उसको भी हम लोगों ने इधर बकौरा के आसपास में लिया हुआ है। इस तरह का इस टोटल क्षेत्र में हम लोगों ने पब्लिक को जू भी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ अनेक योजना, ट्रैकिंग का विकास करने के लिए भी, कैंपिंग वो इको टूरिज्म के साथ वो जुड़ा हुआ है। जी, कैंपिंग है, ट्रैकिंग है, एडवेंचर टूरिज्म है, तो इस पर भी का फोकस कर रहे हैं। जरूर, इस सारे चीज़ों को एक ही साथ हमें समेकित रूप से काम किया जा रहा है जी। दलमा का मैं बस छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मैं पिछले साल हम लोगों ने 2023 में जब हम लोगों काम कर रहे थे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उस समय हमारा आमदनी थी दलमा क्षेत्र से सिर्फ 5 लाख रुपए। पिछले साल हमारा, इस साल जो है 2024-25 में हमारा आमदनी जाकर के दलमा क्षेत्र से मात्र टूरिज्म से 1 करोड़ हो गई है। तो इतने एक साल में इतना टूरिज्म बढ़ा है, क्योंकि केवल एक क्षेत्र में, एक सिंपल एक क्षेत्र में हमने जितना इसका अभी पूरी तरह उसको विकास भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन देखिए इसका संभावना कितना है। 5 लाख जहां हमारा इनकम हुआ करती, रेवेन्यू हुआ करती थी एक दलमा क्षेत्र में, आज का दिन 1 करोड़ एक ही साल के अंदर हम लोग कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने अनेक योजना ले ली। उसमें तो नया मडोसेस बनाए, वहाँ पे कैनोपी वॉक स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, बच्चों के लिए खेलने का किया गया, व्यवस्था किया गया, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए और मतलब सारे एक्टिविटीज़ कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने पहली बार इस बार बर्ड फेस्टिवल की ऑर्गेनाइज किया दलमा के अंदर, और बटरफ्लाई फेस्टिवल अभी नेक्स्ट अप्रैल माह में बटरफ्लाई फेस्ट करने वाले हैं। वर्तमान में अभी हम लोगों का बच्चों का समर कैंप्स भी हम लोग लगा रहे हैं। बच्चों को इस कंजर्वेशन में जोड़ना बहुत जरूरी है। जो नहीं, वही भविष्य है ना, वही भविष्य है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैच द मिंग नाम से एक कार्यक्रम ने चालू किया है। कैच द मिंग का कार्यक्रम के नाम से 3 दिन का जो स्टे के साथ वहीं पे उनको पूरा पर्यावरण का जो एक शिक्षा दिया जा रहा है, संरक्षण का बारे में उनको बताया जा रहा है, साथ में उनको पूरा क्षेत्र में एक टूरिज्म का भी आनंद दिया जा रहा है, ताकि बच्चे अपना खेल के में ही संरक्षण के बारे में जाने और उसके साथ साथ हम उनको हमारा जो जंगल और जानवर को बचाव में उनको योगदान कर पाए भविष्य में भी। इस दिशा में भी काम काफ़ी कर रहे हैं इसमें भी। अच्छा, इस दिशा में जो काम कर रहे हैं उसका तो एक तो आपने बताया कि इको टूरिज्म से एक जगह पर इतना बेनिफिट हुआ है, और जैसे उधवा वाला है उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ
नहीं, मैंने जैसे बताया कि सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक छोटी एग्जांपल के तौर में दलमा बताया, इसी तरह जो है पलामू टाइगर रिजर्व चाहे अन्य क्षेत्र में, जैसा हज़ारीबाग में भी मैं बताया, हज़ारीबाग के जितने भी हमारा जो फॉरेस्ट के इलाका में गेस्ट हाउस थे उसका नवीकरण कर दिया गया है, उसको अभी टूरिज़्म के लिए ओपन कर दिया गया है ताकि पब्लिक जा सके जंगल में और घूम के उसका आनंद उठा सके। बहुत अच्छा। पर्यावरण के संरक्षण में वन्य जीवों की भूमिका अभूतपूर्व है, मतलब उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी कोई शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। हम वन्य जीव को कैसे संरक्षित करें और वन्य जीव के संरक्षण में किस किस प्रकार की कौन कौन सी समस्या आती है और वन्य जीव के संरक्षण से सामने से और भविष्य में कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, आपने सारा बताया। साथ ही साथ इको टूरिज़्म पर भी आपने फोकस किया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्कार, जोहार।